नमस्ते। आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 21वां अध्याय। कुंती जब भोजपुर में पहुंची और उसके अगला 10 दिन बाद सांध्य वेला में हम भोजपुर पहुंचे। नगर था तो छोटा सा ही, परंतु सुंदर था। मुझको वह अच्छा लगा। हमने महाद्वार से भीतर प्रवेश किया। राजभवन के सामने जो प्रशस्त भव्य खुली जगह थी वह मुझको अच्छी लगी। केवल एक कोने में छोटा सा उद्यान था, शेष सारी जगह खाली थी। भोजपुर नगर में 8 दिन चुटकियों में बीत गए। मेरा मन वापस मथुरा की ओर दौड़ने लगा। मारिशा मात की बार बार याद आने लगी। 9वें दिन पिताजी ने मथुरा लौटने के लिए रथ तैयार करने का आदेश दिया। मेरा मन मथुरा की स्मृतियों में उलझ गया, लेकिन उसके बाद मैं फिर कभी मथुरा न जा सकी। इच्छा होते हुए भी मैं कभी वैसा नहीं कर सकी। उस दिन रथ में बैठने से पहले पिताजी ने मुझको बुलाया। महाराज कुंती भोज वहीं थे। उनकी ओर संकेत करते हुए वे बोले, पृथे, अब तुमको यहीं रहना है, यही तुम्हारे माता पिता हैं। मैं उनके कथन का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाई। कहीं वे मेरा उपहास तो नहीं कर रहे थे? मेरा बालमन क्षण भर में भय और संदेह से भर गया। मैं क्यों यहाँ रहूँ? यदि मैं उनको अच्छी नहीं लगती हूँ तो वो मुझको मथुरा में ले जाकर चाहे जहाँ छोड़ दें, मैं वहाँ रह लूँगी। लेकिन यहाँ इस नगर में अकेले कैसे रहूँगी? यह बात नहीं है पृथु, तुम मुझको बहुत अच्छी लगती हो, परंतु इस कुंती भोज को, अपने फुफेरे भाई को मैंने वचन दिया है। उनकी आवाज़ भारी हो गई। वे मेरा कंधा थपथपाते हुए कह रहे थे। शंका कुशंकाओं से मेरा मन घायल हो गया। अब और क्या सुनना शेष है? वचन? कैसा वचन? किसको दिया पिताजी ने वचन? क्यों दिया है? और वचन कहते किसे हैं? मैंने उलझन में पड़कर पूछा, कैसा वचन? सुनो, भर्राई हुई आवाज़ में वे बोले। 12 वर्ष पहले एक बार मैं और कुंती भोज इस भोजपुर के पास अरण्य में मृगया के लिए गए थे। उस दिन पर्वत के अरण्य में हम बहुत भटके, लेकिन मृगया के लिए कुछ भी न मिला। अंत में थककर वैसे ही लौट गए। नगर के बाहर अश्व सहित नदी पर पानी पीकर हम उसके किनारे खड़े घने और फैले हुए विशाल शाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। उस दिन कुंती भोज अत्यधिक उदास था। मैंने समझा कि मृगया न मिलने के कारण वह उदास होगा, इसलिए मैंने उससे पूछा भी कि कुंती भोज, तुम इतने उदास क्यों हो? वह मेरी ओर केवल देखता रहा। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्रेम से कहा कि राजन बताओ, कहने से ही मन का दुख हल्का होता है। इस पर वह बोला, शूरसेन, आज हम लोग मृगया के लिए बाहर निकले थे, परंतु मनुष्य क्या दैव की मृगया ही नहीं है? मेरा यह निसंतान जीवन मेरे लिए भार बन गया है। पुत्र के बिना वैभव ऐसा ही है जैसे सूर्य के बिना आकाश। मेरी इच्छा तो यह होती है कि भोजों का यह समृद्ध राज्य सेनापति को सौंपकर दूर हिमाचल पर चला जाऊं। अपने हाथ में उसका हाथ दबाकर मैं बोला, बस इतनी सी बात है ना राजा कुंती भोज, मैं शूरसेन, मथुरा का यादव राज, तुमसे कहता हूँ कि अपनी पहली संतान मैं तुमको सौंप दूंगा, लेकिन क्षत्रिय को राज्य छोड़कर जाने की बात कभी सोचना भी नहीं चाहिए। उस समय आनंदित होकर वह मुझसे लिपट गया। हम लोग अश्व सहित नदी तट से उठकर नगर में आए। फिर कुछ दिन इस नगर में रहकर मैं मथुरा चला गया। उसी वर्ष तुम्हारा जन्म हुआ। पृथे, यह राजा कुंती भोज मेरा वही फुफेरा भाई है। बेटी, मुझको अपनी बात निभानी चाहिए और तुमको अपना कर्तव्य। मैं अपनी अधखुली आंखों से उन दोनों की ओर देख रही थी। मुझको उनके कथन में वचन शब्द कहीं सुनाई ही नहीं दिया, इसलिए मैंने पूछा, तात, वचन किसे कहते हैं? तत्क्षण मुड़कर वो बोले, वचन का अर्थ है कही हुई बात का पालन करना। बेटी, मैं तुमको दूंगा, यह बात कुंती भोज से कह चुका हूँ। उनकी आंखें भर आई थी, लगता था जैसे द्रवित हो रहा है। मेरे लिए अशोक वृक्ष पर सरसर चढ़ने वाले पिता आज वचन पूर्ति करते हुए आंखों से अश्रु बहा रहे थे। उस दिन अशोक वृक्ष के नीचे मैंने निश्चय कर लिया था कि कभी उनकी किसी बात का उल्लंघन नहीं करूंगी। मेरे लिए वे रुआसे हो जाए। अपने को संभाल कर मैं आगे बढ़कर बोली, तात, आप कहते हैं तो मैं यहीं रहूंगी, लेकिन आप रोइए मत, शोक मत कीजिए। आगे बढ़कर उन्होंने मुझको हृदय से लगा लिया। उनका विशाल शरीर पीपल के वृक्ष की तरह काँप रहा था। महाराज कुंती भोज से उन्होंने कहा, राजन, जिस पर प्राणों से भी अधिक प्यार किया था, उस उपहार को संभाल लो। मैं इसको लेकर सीधा यहाँ आ रहा हूँ। यह बात इसकी माता को भी नहीं मालूम है। यदि पहले से इसका पता चल जाता तो उसने इसको मथुरा से आने ही न दिया होता। मारिशा मात को याद कर मेरा मन भर आया।
मुझको उसी अवस्था में छोड़कर उन्होंने कमर का खड्ग म्यान में से निकाला। उसकी तेज धार वाला फल तत्क्षण चमक उठा। अपने सीधे हाथ के पुष्ट अंगूठे को उन्होंने उस धार पर फेरा। रक्त की एक नितांत लाल रेखा क्षण भर में उनके स्वस्थ अंगूठे पर दिखाई दी। वह उन्होंने मेरे भाल पर लगा दी। उसका वह उष्ण स्पर्श मुझको अब भी याद है। खड्ग म्यान में रखकर दोनों हथेलियों में मेरा मुख लेकर वे बोले, याद रखना पृथ्वी, तुम एक क्षत्रिय राजा की पुत्री हो, यह कभी मत भूलना। झुककर उन्होंने मेरे मस्तक का दीर्घ अवघ्राण किया। उन्होंने रक्त का जो टीका लगाया था वह उन्हीं के होठों से पुछ गया। उनकी आंखों से आंसू फिसल कर दाढ़ी में समा गए। वे तत्क्षण मुड़े और जल्दी जल्दी चलते हुए रथ में चढ़े। उन्होंने हाथ के प्रतोद को घोड़ों पर हवा में फटकारा। रथ चल पड़ा। धूल उड़ने लगी। मेरा नन्हा मन व्याकुल हो उठा। हाथ उठाकर आगे बढ़ती हुई मैं चिल्लाई, पिताजी ठहरो। महाराज कुंती भोज ने आगे बढ़कर मुझको रोका। वे बोले, बेटी, क्षत्रिय जब एक बार चल देते हैं तो फिर कभी मुड़कर नहीं देखते। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं उनको इसलिए नहीं रोक रही थी कि मुझको साथ ले चलें। अपनी माता के लिए यह यादगार उनको दे देना चाहती थी। मैं तो माता से मिल भी नहीं पाई थी। हाथ में ली हुई अंगूठी मैंने उनकी ओर बढ़ा दी। उसको देखते ही वे चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, बेटी, वह अंगूठी ला, मैं पहुंचाता हूँ इसको। केवल अंगूठी ही नहीं, तुझको भी। राजा शूरसेन ने अपना वचन पूरा कर दिया है, लेकिन उसने कदाचित आज मेरी परीक्षा लेने की ठान ली है। मैं भी उसको दिखा दूंगा कि भोजपुर का कुंती भोज इतना निर्दयी नहीं है। उनकी आंखों में एक विचित्र तेज आ गया। उनके ताली बजते ही एक सेवक सामने आया। अब वे दूसरे रथ से मुझको ले जाकर पिताजी को पकड़ना चाहते थे। क्षण भर में ही मुझको न जाने क्या हो गया। कंधे पर पड़ा हुआ उत्तरीय मैंने सिर पर रखा और आगे बढ़कर झुककर नमस्कार करती हुई बोली, आपकी मानस कन्या पृथा आपको अभिवादन करती है तात। उन्होंने तत्क्षण मुझको ऊपर उठाया। मेरी ओर देखते हुए वे भरे हुए कंठ से बोले, धन्य है वह राजा शूरसेन जिसने तुम जैसी संयमशील कन्या को जन्म दिया है। लेकिन बेटी, तुम्हारा मन यहाँ कभी लग ही नहीं सकता। भले ही मेरा कोई बालक नहीं है, लेकिन बालकों के मन को मैं जानता हूँ। इंद्रधनु के रंगों को जानने के लिए आकाश बनना आवश्यक नहीं होता बेटी। नहीं तात, अब यही मेरा जन्म स्थान है, अब यही मेरी मथुरा है, मैंने साहस के साथ कहा। भगवान जाने वह कौन था जो धैर्यपूर्वक मेरे मुख से बोल रहा था। धन्य हो बेटी, क्षत्रिय भले टूट जाता है पर झुकता कभी नहीं। शूरसेन की कन्या को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ मत रहो। क्योंकि इस राजप्रासाद में एक भी स्त्री नहीं है। सारे राजभवन का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम जैसी अल्हड़ लड़की इस सुकुमार अवस्था में इतना भार न उठा सकोगी। मैं उठा लूँगी यह भार। आज से यह राजभवन मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं। फिर भी जब मैं तुमको प्रथा कर कर बुलाया करूँगा, तुम बेचैन हो जाया करोगी। तुमको नित्य मथुरा की याद आती रहेगी। इस विशाल भवन के एकांत में तुम सदैव दुखी रहोगी। इसलिए मैंने निश्चय किया था कि वे कुछ कहने ही जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कुशलता से टाल दिया। क्या निश्चय किया था आपने? तुमको प्रथा न कहकर वे फिर रुक गए। प्रथा न कहकर आप मुझसे क्या कहना चाहते थे तात? कुंती कहना चाहता था मैं अपने नाम के आधार पर, लेकिन वह शायद तुमको अच्छा नहीं लगेगा। जाओ, तुम भीतर जाओ। मैं तत्क्षण आगे बढ़कर झुककर उनको प्रणाम करती हुई बोली, आपकी कन्या कुंती आपको प्रणाम करती है तात। मेरे उस अनपेक्षित कथन से वे भावाभिभूत हो गए। उन्होंने मुझको ऊपर उठाया और जैसे पिताजी ने छाती से लगाया था वैसे ही मुझको छाती से लगाकर बोले, कुंती बेटी, मन को तनिक भी उदास मत करो। तुमको यहाँ अपने पिता की याद भी नहीं आएगी, लेकिन तुम यहाँ नहीं रहोगी तो इस राजभवन के बुरे दिन आ जाएंगे। पिछले 14 वर्षों से मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ। यह भवन राजस्त्री की राह देख रहा है। नहीं, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी, मैंने उनसे लिपटते हुए आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ कहा। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। मुझको उठाकर राजभवन में ले जाते समय उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। इस बात को भोजपुर के महाद्वार के अतिरिक्त और कोई जानेगा क्या? धन्यवाद। यह अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगले में। धन्यवाद।